गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो इसके पहले तुम लोगों ने कूलम्स लॉ के बारे में सारा कुछ पढ़ चुका है और यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1.4 है। ठीक है, तो देखो एग्जांपल नंबर 1.4 है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा नहीं है कि ये तुम्हारे पेपर में आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर ना तुम्हें बहुत सारी जानकारी मिलती है। और वो तुम्हें जानकारी क्या है, ठीक है, जब तुम क्वेश्चन को बनाए होगे और ये भी जो भी इसमें सॉल्यूशन जो भी पढ़े होगे उससे तुम्हें पता चल रहा होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ जो है, ठीक है, वो फोर्स के बारे में डिस्कस करता है। और कैसा फोर्स होता है, तो वो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है उसकी बात करता है। और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स बता रहा है ना, वो फोर्स, वो जो चार्ज है वो क्या है, रेस्ट में है। क्लियर, वो जो चार्ज है वो क्या है, रेस्ट में है। जैसे मान लो ये चार्ज हमारा हुआ Q1 और ये Q2 हुआ, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसके बीच में फोर्स कितना लगता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे कई तरीके का, नेचर में कई तरीके का फोर्स होता है, क्लियर, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, पहला जो कैटेगराइजेशन है उसमें है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स। दूसरा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स। ठीक है, तीसरा जो है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। और चौथा जो है वंडर वाल्स फोर्स। ठीक है, तो चौथा फोर्स के बारे में हम उतना नहीं डिस्कस करेंगे, और ये जो पहला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ देखना है कि फोर्स का, ये जो तीनों टाइप के फोर्स हैं, देखो वंडर वाल्स फोर्स जो होता है ना, वो बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, समझे। वो क्या होता है, बहुत ही कमजोर फोर्स होता है। और जो ये न्यूक्लियर जो फोर्स होता है ना, ये क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो वंडर वाल्स फोर्स के बारे में तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम आगे चैप्टर नंबर 13 में तुमको पढ़ाएंगे सारा, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। हमें यहाँ पे कंपैरिजन करना है सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में, समझे। अब देखो ये दोनों जो फोर्स है ना, वो इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर रूल का मतलब जो है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक है, तो ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। उसी तरीके से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। ये दोनों क्या है, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, समझे। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो बहुत ही कमजोर होता है किसके रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिस्पेक्ट में। यानी कि इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना, वो स्ट्रांग फोर्स है इसके रिस्पेक्ट में। लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स है ना, इससे भी ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है, समझे। लेकिन एक और चीज है ध्यान में रखना है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, ये एकदम शॉर्ट डिस्टेंस अगर पार्टिकल्स के बीच में है ना तभी लगेगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अगर ज्यादा डिस्टेंस रहेगा ना तो भी लगेगा, और शॉर्ट डिस्टेंस पे भी लगेगा। क्लियर। अब देखो इस जो एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर 1.4 में कंपेयर करने के लिए बोला गया है। कंपेयर करने का के लिए बोलने का मतलब क्या हुआ ना, कि रेशियो निकालने के लिए बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन, देखो पहला जो उसमें है, पहला क्या है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है उसका रेशियो निकालो। दूसरा क्या है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच क्या कह रहा है कि इसका रेशियो हमें निकालना है, समझे। तो जब हम निकालते हैं ना, जब जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला आता है, जैसे मान लो कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, डिस्टेंस कहाँ क्या है, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हम निकालेंगे, समझे। और उसके बाद से एफ ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम निकालते हैं तो उसमें जो फॉर्मूला यूज किया गया है, एक तो कूलम्स लॉ से हम एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फॉर्मूला यूज करेंगे,
एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन R²। समझे? ई का मतलब क्या हुआ है, दोनों जो चार्ज है हमारा प्रोटॉन पे क्या होता है वो ई होता है, और इलेक्ट्रॉन पे होता है वो भी ई होता है, लेकिन ये माइनस साइन कहाँ से आया, तो इलेक्ट्रॉन का माइनस साइन आया। और मैंने बताया भी है तुम्हें कि किस तरीके से कब साइन का हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे और तुम्हें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। समझे? अब देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, -g मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई R²। तो देखो ये जो है ना, ये तुम 11th क्लास में पढ़ चुके हो, और इसमें जो है माइनस साइन पहले से रहता है। अब यहाँ पे माइनस साइन जो है वो शो करता है कि वो क्या है, जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव इन नेचर है। समझे? वो फोर्स जो है वो क्या है, अट्रैक्टिव इन नेचर है। क्लियर? तो ये माइनस साइन का ये इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। समझे? हमें देख के ही लगेगा ना कि ये जो फोर्स कैसा है, वो अट्रैक्टिव इन नेचर है। समझे? ये 11th क्लास में तुम लोग पढ़े भी होगे, जैसे उसमें भी क्या है कि दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है, समझे, तो अगर जैसे ये मास है ये मास है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है, इधर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा और इसके डायरेक्शन में जो फोर्स, जो इधर के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, समझे, तो ये वाला क्या होता है, ये अट्रैक्टिव फोर्स, इधर वाला जो क्या है अट्रैक्ट कर रहा है। समझे? तो उसी हिसाब से ना हम यहाँ पे क्या लिए, माइनस साइन लिए। तो यहाँ पे लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों केस हो रहा है। तो यहाँ पे हम जब प्रोटॉन प्रोटॉन रहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेगा, यानी कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस अगर रहेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। और नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो हमारा फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव है। तो ये तुम्हें ध्यान में रखना है। समझे? ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अगर तुम नहीं भी कर रहे हो तो तुम अपने दिमाग से लगा सकते हो कि हमारा, देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो अपने दिमाग से लगा सकते हो कि हाँ इलेक्ट्रॉन है या फिर प्रोटॉन है, तो इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, तो बाद में हम अट्रैक्टिव भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम साइन ना लगा के और यहाँ पे लिख दो अट्रैक्टिव फोर्स, तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। समझे? लेकिन क्या है, एक स्टैंडर्ड है हमारा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स में हम अगर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ भी हम उस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर होगा, और क्या होगा, एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, और कोई बात नहीं है। अब देखो जो रेशियो निकल के आया था, ठीक है, जो रेशियो निकल के आया था Fe/Fg का जो रेशियो निकल के आया था, वो इस केस में तुम देखोगे तो जो ऑर्डर था वो 10⁻39 के करीब का आया था, और इस केस में अगर तुम देखोगे तो 10⁻36 के करीब में आया था। समझे? ये नंबर देखो कितना बड़ा है। देखो 10⁻4 का मतलब क्या हुआ, ठीक है, एक पे 1 2 3 4 जीरो। समझे? 10⁻39 का मतलब क्या हुआ, एक पे 39 जीरो। ठीक है, ये 39 टाइम्स जीरो। अब देखो ये सोचो कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, अगर तुम्हें ये अंदाजा अभी भी नहीं हो रहा है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, तो एग्जाम्पल नंबर तुम 1.2 में, ठीक है, 1.2 में जब बनाया हो एग्जाम्पल नंबर 1.2, तो उसमें क्या था, उसमें कह रहा था, उस क्वेश्चन में कह रहा था, सोचो ये बहुत बड़ा नंबर है। समझे? एग्जाम्पल 1.2 में अगर तुम देखोगे तो उसमें कह रहा था कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स अगर हम एक बार में ले जाते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1.2 में कह रहा है 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स अगर हम 1 सेकंड में ले जाते हैं, 1 सेकंड में ले जाते हैं, तो एक जगह पे -1 कूलम जो चार्ज है वो इकट्ठा करने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो जो तुम कैलकुलेशन किए होगे, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें लगभग 198 ईयर्स लग जा रहा है। तो सोचो 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा है। समझे? 1 कूलम चार्ज कितना बड़ा है। अब तुम देखो कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते थे। समझे? अगर तुम इसका और इसका रेशियो निकालोगे ना, समझे, तो ये किस ऑर्डर में आएगा रेशियो, तो देखो 10⁹ के रेशियो में इसका 10⁹ के ऑर्डर में इसका रेशियो आएगा।
समझे। तो 10 to 9 के ऑर्डर में रेशियो आ रहा है, और सोचो अगर हम 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं तो -1 कूलम इकट्ठा करने में हमें 198 साल लग जा रहा है। तो सोचो ये कितना बड़ा नंबर है, ये कितना बड़ा नंबर है। तो इससे हमें ये पता चलता है ना कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है किसके कंपैरिजन में, ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। समझे, हमें ये चीज़ ध्यान में रखना है। दूसरा इसका जो पार्ट बी है, समझे, जो दूसरा पार्ट बी है, ठीक है, 1.4 का जो पार्ट बी है, इसमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। समझे, तो यहाँ पे क्या है कि जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अलग अलग मास है दोनों का। तो अगर प्रोटॉन के हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर प्रोटॉन को अगर हम रेस्ट में रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस पर फोर्स लग रहा है तो वो एक्सेलरेट करेगा ना। तो एक्सेलरेशन निकालना हमारा F = ma के आधार पे निकालना है, तो वो बहुत ही आसान है। समझे, तो ये क्वेश्चन तुम लोग उम्मीद है कि कर लिए होगे, और इसमें जो समझाने की कोशिश किया गया है वो भी तुम आसानी से समझ गए होगे। समझे, ये जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसके बाद और भी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो तुम्हें बस ध्यान में रखना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। समझे, और इतना स्ट्रांग होता है ना कि अभी बताते हैं, इतना स्ट्रांग होता है ना कि जैसे मान लो कि इस दोनों के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है और हम कैलकुलेट अगर कर रहे हैं ना, समझे, तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे। समझे, हम अर्थ पे हैं, हम क्या करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, और इसी वजह से ना जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट करते हुए चल रहे हैं। समझे, एग्जाम्पल नंबर 1.5, समझे, एग्जाम्पल नंबर 1.5, एग्जाम्पल नंबर 1.5 में सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर दो गेंद के बीच में जो फोर्स लग रहा है और इसका जो साइज है ना वो क्या है, इस दोनों के बीच के डिस्टेंस के हिसाब से बहुत ही छोटा है, तो इसको हम पॉइंट सही मान ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में फोर्स लग रहा है, मान लो फोर्स लग रहा है F। अब बाद में क्या हुआ, टच कराया गया, इसको टच कराया गया, दोनों को टच कराया गया, ठीक है, मेटालिक बॉल से टच कराया गया जिसका साइज सेम था, तो चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2, और Q/2 इस पे हो जाएगा, और इस पे मान लो Q' चार्ज है तो Q'/2, और इस पे क्या हो जाएगा, Q'/2। और बाद में क्या किया गया कि इस दोनों को, इसका डिस्टेंस क्या किया गया, हाफ किया गया, यानी कि डिस्टेंस पहले r था तो बाद में क्या होता, r/2 कर दिया गया, और r/2 कर दिया गया। तो फोर्स का रेशियो निकालना है। समझिए, इस दोनों केस में क्या करना है, फोर्स का रेशियो निकालना है, यानी कि पहले का जो फोर्स था और बाद का जो फोर्स था उसके बीच का रेशियो निकालना है। समझे, तो पहले जो फोर्स था F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q'/r²। बाद का जो फोर्स था वो F' = क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/2। समझे, और डिस्टेंस क्या हो गया, r/2, डिस्टेंस का भी आधा किए ना और स्क्वायर किए, तो तुम देखोगे ना तो ये सारा कट के बराबर हो जाएगा, यानी कि फोर्स पे अगर रेशियो हम निकालेंगे ना तो वो 1 आ जाएगा। समझे, यानी कि पहले जो था और बाद में जो था फोर्स बराबर है। समझे कि नहीं, पहले और बाद में जो फोर्स था बराबर है। और ये तुम बनाना जरूर, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। समझे, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। अगर इस पे क्वेश्चन बहुत तरीके के बन सकते हैं, जैसे मान लो पानी में डाला गया, ठीक है, पूरे सिस्टम को उठा के पानी में डाला गया, K का वैल्यू दे रखा है, तो मैंने ये भी क्वेश्चन तुमको कराया था। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, ये कूलम्ब लॉ तो हम लोगों ने पढ़ लिया, और थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मान लो कूलम्ब लॉ जो है वो क्या होता है, दो चार्जेस के बीच का ही फोर्स बताता है कि उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, उसका डायरेक्शन बता रहा है। लेकिन अगर दो से अधिक चार्जेस हो, देखो ये जो दो चार्ज के बीच में जो फोर्स है ना, ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बिल्कुल भी हमारे काम का नहीं है। समझे, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ दो ही चार्ज हो। प्रैक्टिकल पर्पस में हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे चार्ज होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज भी हो सकते हैं, ठीक है, और फाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज भी हो सकते हैं। तो पहले हम फाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल
चार्जेस, ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, ठीक है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखो एकदम ध्यान से सुनना, और ये बहुत ही आसान है, ये ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान है। जैसे मान लेते हैं कि ढेर सारा चार्ज है, Q1 Q2 Q3 Q4, इस तरीके से आगे बढ़ते गया और कहाँ तक चार्ज है, Q1 तक चार्ज है। जैसे मान लो कि चार्ज कौन कौन सा है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Qn है, समझे, Q1 चार्ज है। ये ढेर सारे चार्जेस है, n नंबर ऑफ चार्जेस है। अब हमें निकालना है कि Q1 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा इन सारे चार्ज के चलते, क्लियर। इस चार्ज पे, इस Q1 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा इस सारे चार्ज के चलते, समझे। तो देखो इसको कूलम्ब लॉ ने, जो कूलम्ब लॉ है इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि कैसे हम निकालेंगे। तो एक प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब देखो इसको समझना है कि ये आखिर कहता क्या है। देखो यहाँ पे इस चार्ज पे, Q1 चार्ज पे Q2 चार्ज फोर्स लगाएगा, उसी तरीके से Q1 चार्ज पे Q3 चार्ज जो है वो भी फोर्स लगाएगा, Q1 चार्ज पे Q4 चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा, Q1 चार्ज पे Q5 जो चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा, और Q1 चार्ज पे Qn जो चार्ज है वो भी क्या होगा, फोर्स लगाएगा, समझे। यानी कि इंडिविजुअली अगर हम बात करते हैं तो एक पेयर हुआ, दो पेयर हुआ, तीन पेयर हुआ, चार पेयर हुआ, पांच पेयर हुआ, समझे। अब देखो दो चार्ज, ये और ये चार्ज है, तो इसके बीच में कूलम्ब्स लॉ के आधार पे जो फोर्स कितना है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, समझे कि नहीं, वो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से कोई भी दो चार्ज उठाएंगे Q1 के साथ Q2 ले या फिर Q3 ले या फिर Q4 ले, समझे, उसमें क्या होगा, दो चार्ज है तो फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं कूलम्ब्स लॉ के आधार पे, समझे। अब देखो जैसे मान लो सेम यहाँ पे, जैसे कि एक यहाँ पे लड़का है और इसको रस्सी से बांध के इधर की तरफ खींचा जा रहा है, समझे। फिर क्या होगा, रस्सी से दूसरा रस्सी अब खींचा जा रहा है तो क्या होगा, ये इधर की तरफ मूव करना शुरू करेगा ना, एक्सलेट करना शुरू करेगा। सेम उसी तरीके से अगर मान लो कि इधर की तरफ रस्सी बांध के खींचना शुरू किया गया, समझे, एक साथ खींचना शुरू किया गया, तो देखो फोर्स हम इधर भी लगा रहे हैं और फोर्स हम इधर भी लगा रहे हैं। तो 11 में पढ़ा हो ना कि अगर फोर्स दोनों साइड में लग रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, समझे। यानी कि इस फोर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे मान लो कि ये क्या है, F1 है और ये क्या है, F2 है, तो इस फोर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और वेक्टर एडिशन हम करते हैं तो F1 प्लस F2 करते हैं। ज्योमेट्रिकल तरीका भी तुम पढ़े थे, कैसे कि एक हम पैरेललोग्राम बनाएंगे और जो डायगोनल होगा उसका, इस दोनों फोर्स का रिजल्टेंट होगा। ट्रायंगल लॉ भी है, और भी एनालिटिकल मेथड भी तुम पढ़े थे, समझे। एनालिटिकल मेथड में तुम्हारा क्या होता था, ये एंगल होता था कुछ, समझे, और जो फोर्स जो था वो तुम कैलकुलेट करते थे, समझे। तो ये सारा जो है इसको रिवाइज एक बार कर लेना है चैप्टर नंबर 4 में, ठीक, 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 को उठाना और रिवाइज कर लेना, समझे कि नहीं। तो सेम उसी तरीके से ये भी क्या है, ये भी चार्ज फोर्स लगा रहा है उस पे, ये भी चार्ज फोर्स लगा रहा है उस पे। अब देखेंगे कि ये जो चार्ज है इस पे फोर्स लगा रहा है तो उसका डायरेक्शन देखो, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो उसका डायरेक्शन हम इधर मान लेते हैं, और ये जो चार्ज है ये फोर्स लगा रहा है इस पे तो इसका डायरेक्शन हम इधर मान लेंगे, ठीक। ये क्या है, अब देखो ये लाइन ज्वाइनिंग दी 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, कूलम्ब लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये भी क्या है, लाइन ज्वाइनिंग दी 2 पॉइंट चार्जेस, तो कूलम्ब लॉ को ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये जो फोर्स है इस पे लगा रहा है इधर की तरफ, ये जो चार्ज है ये इस पे लगा रहा है इधर की तरफ, समझे कि नहीं। तो
मान लो कि ये मान लो F1 है और ये F2 है, तो इस Q1 चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा उसका हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं ना, सेम इसी तरीके से हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं, समझे। तो यहाँ भी हमें वही करना है, समझे, यहाँ भी हमें क्या करना है, वही करना है। और इसी को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, समझे। देखो फिर से हम समझाते हैं, इसको समझो ध्यान से। और जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसको तुम अपने आप से कॉपी में लिखोगे, समझे। देखो क्या है कि किसी चार्ज, जैसे मान लो Q1 चार्ज पे जो फोर्स है ड्यू टू किसके चलते, ढेर सारे चार्ज के चलते जो भी Q1 चार्ज पे फोर्स है वो क्या होगा, तो वो इंडिविजुअल चार्ज के चलते जो फोर्स होगा ना इस पे, ठीक है, इंडिविजुअल चार्ज के चलते जो इस पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उसका वेक्टर सम होगा, समझिए, उसका वेक्टर सम होगा। और ये जो फोर्स है वो दूसरे के चार्ज के कारण ना उस पे कोई भी इफेक्ट उसका नहीं पड़ेगा, समझे। जो ये फोर्स है उस पे ना दूसरे चार्ज के कारण कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और ये जो फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे किसकी वजह, किस मेथड से, तो कूलम्ब्स लॉ के आधार पे हम कैलकुलेट करेंगे, समझे। फिर से इसको समझ लो, बहुत आसान है। इस पे न्यूमेरिकल जब बनाओगे ना तो ये उतना टफ नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ 3 चार्ज लेते हैं, 4 चार्ज लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि ये चार्ज हमारा क्या हो गया, Q1 हो गया, ये चार्ज हो गया हमारा Q2 हो गया, ये चार्ज हो गया हमारा Q3 हो गया, और ये चार्ज हो गया हमारा Q4 हो गया, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के आधार पे कि इस चार्ज Q1 चार्ज पे हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो Q1 पे जो फोर्स होगा, ठीक, Q1 पे जो फोर्स होगा किसके चलते, तो Q2, Q3 और Q4 के चलते वो क्या होगा, तो वो होगा, जैसे मान लो कि क्या है, कूलम्ब्स लॉ के आधार पे हम क्या करेंगे, इस दोनों के बीच का जो फोर्स निकाल लेंगे इस पे, समझे, वो इधर की तरफ होगा, समझे। और इसका नाम हम क्या देंगे, F12, समझे, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसके चलते जो फोर्स लगेगा वो क्या देंगे, F13। इसके चलते जो फोर्स लगेगा वो हम क्या देंगे, उसका नाम F14, समझे। ये हम नेमिंग दे दिए। तो यहाँ पे क्या है कि फोर्स किसी चार्ज पे किसकी वजह से, ढेर सारे चार्ज की वजह से, ठीक, वो क्या होगा, तो वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस ड्यू टू द इंडिविजुअल चार्जेस, ठीक है, एंड अदर फोर्स ड्यू टू अदर चार्जेस इज नॉट अफेक्टेड बाय अदर चार्जेस, ठीक। यानी कि जैसे मान लो कि इस पे जो फोर्स लग रहा है ना F12, वो इससे और इससे कोई मतलब नहीं है उसका, समझे, इससे और इससे कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से F14 है तो उसको सिर्फ Q1 और Q4 से मतलब है, उसको Q2 और Q3 से कोई मतलब नहीं है। और यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, क्लियर, यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। तो अब ना हम इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो उसे हम देखेंगे, क्लियर। तो आज जो ये वीडियो है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, और जस्ट इसके बाद से तुम्हें दूसरा जो लेक्चर है वो मिलेगा और आज के ही लेक्चर में वो काउंट होगा, क्लियर। थैंक यू।